Good morning, one and all. Today I am going to start with a new poem that is Who by Aurobindo Ghosh. So, before starting anything, I would like to give you a brief introduction about Aurobindo Ghosh. So, the name is not new to you, as you all know who Aurobindo is, or who Aurobindo Ghosh is, or Sri Aurobindo Ghosh is. But I would like to tell you some important points which will make you more acquainted with him. So, Aurobindo Ghosh was born in Calcutta, Bengal Presidency, India on 15th August 1872 in the village of Konagar. Before telling anything more, I would like to tell you this will be a bilingual lecture for the better understanding of my students. सो दोनों ही लैंग्वेज यूज़ होगी यहाँ पर, और ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, ईज़िली समझ पाएँ. वेरी इंटरेस्टिंग पोएट्री, वेरी इंटरेस्टिंग. सो लेट्स स्टार्ट. और उनका बर्थ जो है वो बंगाल में हुआ था, प्रेसिडेंसी बंगाल में, और वो ऑन डेट 15 अगस्त 1872 इन द विलेज ऑफ कोन नगर. सो हिज फादर नेम वॉज कृष्णन घोष एंड ही वॉज असिस्टेंट सर्जन ऑफ रंगपुर, बंगाल. तो उनका जो बर्थ हुआ था वो एक अच्छी संपन्न फैमिली में हुआ था. उसके फादर जो थे असिस्टेंट सर्जन थे रंगपुर में, बंगाल में, और उसके पापा जो थे ना वो अच्छे मेंबर ऑफ ब्रह्म समाज के थे, और उनका जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में काफ़ी अच्छा योगदान था. तो हिज मदर वॉज स्वर्णा लता देवी. सो अरबिंदो हैज़ टू एल्डर्स सिबलिंग, Binoy Bhushan and Manmohan, a younger sister Sarojini and a younger brother Brinda Kumar. तो इनके तीन भाई एक बहन थे. इनके फादर जो कि बहुत अच्छे संपन्न थे, इनका एक आइडिया था कि हमारे बच्चे जो है ना वो सिविल सर्विस में जाएं. तो उस वक्त 80 क्या होता था उस टाइम सिविल सर्विस होती थी, जैसे अभी अपना IAS होता है उसी तरह से उस टाइम सिविल सर्विस होती थी. तो इनका बहुत प्लान था कि उनके बच्चे जो हैं वो सिविल सर्विसेज में जाएं. और सिविल सर्विसेज जैसे आज बहुत इजी है, आप ICS एग्ज़ामिनेशन कहते थे उसको, और वो जैसे आज इजी है उसको देना, आप जाते हो, एनरोल करते हो और दे देते हो. उस समय इजी नहीं था, क्योंकि वो एग्ज़ाम पहली बार तो इंडिया में नहीं होता था. तो वो एग्ज़ाम देने के लिए बाकायदा इंग्लैंड जाना पड़ता था, और इंग्लैंड जाना वहाँ पे 2 साल की पढ़ाई पढ़नी पड़ती थी. उसके बाद वो एग्ज़ाम देना होता था. तो उसके फादर चाहते थे कि उनके सारे बच्चे, यानी तीनों भाई और सिस्टर भी एक ICS इंडियन सर्विस एग्ज़ाम में जाएँ, इंडियन सिविल सर्विस में जाएँ, एग्ज़ामिनेशन दें. और क्या होता है कि लेकिन इनकी जो फिर इंटायर फैमिली रहती है जी, वैसे इनकी पढ़ाई जो होती है ना वो एक क्रिश्चियन कॉलेज में कराई जाती है, और इनके फादर इनको एक क्लासिकल किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में भेजते हैं. और क्योंकि वहाँ पर जो फादर रहते हैं वो इनके डैड के फ्रेंड रहते हैं, तो वो उनको उसी कॉलेज में भेजते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इन्हें सब कुछ सिखाना मगर रिलीजन मत बताना, रिलीजन मत पढ़ाना. मतलब डोंट टीच हिम क्रिश्चियनिटी, अदरवाइज टीच हिम एवरीथिंग. हर चीज़ सिखाओ मगर उन्हें क्रिश्चियनिटी मत सिखाओ. तो पहले तो इनकी स्कूलिंग जो थी, इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल जो था वो लोरेंटो हाउस बोर्डिंग स्कूल था दार्जिलिंग में, जो कि गढ़ माना जाता था उस समय अंग्रेज़ों के अच्छे बच्चे जितने होते थे सारी इंग्लिश कॉन्वेंट्स को स्टडीज़ में ही होती थी. दार्जिलिंग गढ़ था पहले इंडिया में, वहाँ हुई. लेकिन फिर इनकी सारी फैमिली जो थी ना वो मूव कर गई 1879 में, इंग्लैंड चली गई. और फिर वहाँ पर इनके, क्योंकि जो इंग्लैंड के मिनिस्टर थे, एक रिन्यू मिनिस्टर WH देवरेथ मैनचेस्टर के, वो इनके फादर के फ्रेंड थे. तो ये सारी की सारी फैमिली इंग्लैंड चली गई. तुमको पता ही है, मैंने बताया कि इनको ICS एग्ज़ाम देना था, इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना था, और उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना था. तो इंग्लैंड में रहना इनका ज़रूरी था, तो इनके सारे भाई बहनों को देना था. तो सारे के सारे इंग्लैंड चले जाते हैं, पूरी फैमिली शिफ्ट हो जाती है. एंड इट was at the university that young age Aurobindo became increasingly interested in the fledgling Indian independent movement. वहाँ पर जा कर के वो देखते हैं और पढ़ते हैं और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट देखते हैं, तो इनके ऊपर बड़ा असर करता है. तो ये डायरेक्ट तो साथ नहीं देते हैं, मगर ये लेटर्स लिखते हैं. और लेटर ईयर्स में भी ये एक प्रोफेसर, इंग्लिश के प्रोफेसर रहे हैं बंगाल में, और ये डायरेक्ट साथ तो नहीं देते हैं, लेकिन ये लेटर्स लिखते थे. और सरकार को, कांग्रेस को, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस 1905 के बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, और इनके लेटर्स पे सरकार बाकायदा एक्ट करती थी. तो ही वॉज अ वेरी लर्नड पर्सन. तो फिर क्या होता है, इनके सारे भाई बहनों का मन हट चुका होता है IAS
ICS एग्ज़ामिनेशन के लिए, लेकिन इनका भी मन नहीं होता है। लेकिन क्योंकि इनके फादर की मर्ज़ी थी तो इन्होंने ICS एग्ज़ामिनेशन ये देते हैं और उसको फर्स्ट बार ही क्वालिफाई करते हैं, जिसमें 250 कॉम्पिटिटर्स में इनकी 11th रैंक आती है। एंड ही स्पेंड द नेक्स्ट 2 years एट किंग्स कॉलेज ऑरबिंदो, हैज़ नो इंटरेस्ट इन द ICS। लेकिन इनको सर्विस वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक उन्होंने अपने फादर के लिए वो किया, लेकिन इनको सर्विस वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और फिर ही लेफ्ट इंग्लैंड, बड़ौदा के एक वो रहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर रहते हैं, वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे इनको पसंद करते हैं और ये उनके लिए इंडिया वापस आ जाते हैं इंग्लैंड छोड़ करके। अराइविंग देयर इन February 1893 इन बड़ौदा, ऑरबिंदो जॉइंड द स्टेट सर्विस इन 1893, वर्किंग फर्स्ट इन द सर्वे एंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट, लेटर मूविंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। कुछ काम थोड़ा करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, मगर इन्हें पसंद नहीं आता। ही लिंक्ड अप विद द रेजिस्टेंस ग्रुप इन बंगाल एंड मध्य प्रदेश। वाइल ट्रैवलिंग दी स्टेट्स ही एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद लोकमान्य तिलक एंड सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता एक सोशल वर्कर रहती हैं, एक फ्रीडम फाइटर रहती हैं, उनके साथ और लोकमान्य तिलक के साथ इनकी दोस्ती हो जाती है, जिससे ये समझ लो एक तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स में या इंडियन इंडिपेंडेंस की वॉर में कूद पड़ते हैं। लेकिन थोड़ा राइटिंग के सेशन में रहते हैं ये, बाकी और किसी तरह से नहीं रहते हैं। ये राइटिंग इनकी बहुत ज़्यादा वो रहती है, स्ट्रॉन्ग रहती है। ही फॉर्मली मूव टू कैलकाटा इन 1906 आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल इनको बहुत हर्ट करता है। इन हिज पब्लिक एक्टिविटीज़ ही फेवर्ड नॉन कोऑपरेशन एंड पैसिव रेजिस्टेंस। अच्छा, एक बात आपको याद दिला दूँ, पूर्ण स्वराज का स्लोगन, वैसे तो आप सुनते हैं कि इसने दिया उसने दिया, लेकिन आपको बता दो पूर्ण स्वराज का स्लोगन नहीं, पूर्ण स्वराज का आइडिया सबसे पहले आपको श्री अरबिंदो घोष ही देते हैं। उस वक्त जबकि मॉडरेट्स चाहते थे कि हम आप सरकार डोमिनेंट स्टेटस की मांग कर रहे थे सरकार से कि डोमिनेंट स्टेटस रहने दीजिए और हम आप रहिए और हम आपके नीचे रूल करेंगे, उस वक्त श्री अरबिंदो को समझ में आ गया था कि पूर्ण स्वराज चाहिए हमें। तो इन्होंने पूर्ण स्वराज का आइडिया दिया और उसको एग्जीक्यूट भी किया। ही हैज़ एस्टैब्लिश अ सीरीज ऑफ यूथ क्लब इंक्लूडिंग द अनुशियल समिति ऑफ कैलकाटा एंड 09। ही वॉज अरेस्टेड अगेन इन May 1908 इन कनेक्शन विद द अलीपोर बॉम्ब केस। उनको सरकार तो समझ चुकी थी, जाने को ब्रिटिशर्स समझ चुके थे ये काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, तो उन पर इल्ज़ाम लगाकर अलीपोर एक जेल खाना था, वहाँ पर उनको उठा करके ले गए और बोला कि आप अलीपोर का बॉम्ब केस है, उसमें आपका भी हाथ है। लेकिन लेटर उनको पता चला कि उसमें उनका कोई हाथ नहीं था, लेकिन वहाँ जाना इनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। इन्हें बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए वहाँ पर, जो इनकी लाइफ को बदल देने वाला लाइफ चेंजिंग रेवोल्यूशंस था। वन आउट ऑफ द प्रिजन ही स्टार्टेड 2 न्यू पब्लिकेशन। वहाँ से ही उन्होंने स्पिरिचुअलिटी देखी, वहाँ से ही उन्होंने 2 न्यू पब्लिकेशन शुरू कर दिया, जिसका नाम था इंग्लिश में ही कर्मयोगी एंड धर्मा इन बंगाल। कर्मयोगी इंग्लिश में लिखने लगे और धर्मा इन बंगाल वहाँ से शुरू कर दिया इन्होंने न्यू पब्लिकेशन। ही ऑल्सो डिलीवर्ड द उत्तर स्पीच हिंटिंग एट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हिज फोकस टू स्पिरिचुअल मैटर। एक इवेंट है, ऐसा कहा जाता है कि जब ये जेल में थे तो स्वामी विवेकानंद के मरने के 2-4 साल बाद की बात है ये, जब यह कुछ साल बाद की बात है, वो कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद उन्हें जेल में मिलने आए और उन्हें रेलिवेशन दिया और उन्हें सत्य से अवगत कराया। उस बात के बाद से उनको रेलिवेशन हुआ और स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव कर गए। बहुत कुछ पढ़ने के बाद भी, बहुत कुछ जानने के बाद भी उन्होंने पढ़ाई करना या कि पैसा कमाना अपना मुद्दा नहीं रखा। उनका एक स्पिरिचुअल फॉर्म चला गया और उन्हें इसीलिए गुरु भी कहते हैं, और वो श्री अरबिंदो हो गए। और फिर उन्हें क्या लगा, 1910 में उन्हें लगा कि मेरे को अब सरकार पीछे पड़ गई है, और जबकि उनके ऊपर से सारे चार्जेस एलिगेशंस हटा लिए गए थे, तब भी उन्हें समझ में आ गया था सरकार मेरे पीछे पड़ गई। तो 1910 में अरबिंदो जो थे वो पौंडीचेरी मूव कर गए, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटेन के लोग कुछ नहीं कर सकते थे उनका, क्योंकि वहाँ पर फ्रेंच कॉलोनी थी पौंडीचेरी में, वहाँ पर उस टाइम फ्रेंच कॉलोनीज थी, तो इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वो वहाँ रह गए। और उन्होंने वहीं से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की तरह अपने काम शुरू रखे और चंदानगर से ही उन्होंने हाउस ऑफ मोतीलाल रॉय वो सब चीज़ों को स्टार्ट किया, और फिर वहीं से ही वो अपना प्लान जो था वो प्रोसिक्यूट करते रहे। उन्होंने कई आश्रम खोले, उन्होंने एक मैगज़ीन भी शुरू की जिसका नाम था आर्या, और वहाँ पे पौंडीचेरी में रहते रहते उन्हें बहुत सारे फॉलोअर्स मिल गए और उनके फॉलोअर्स बढ़ते गए, क्योंकि वो ना थोड़ा अध्यात्म की बात करते थे, स्पिरिचुअलिटी के लिए, गॉड के लिए, भाई हम आगे
पढ़ेंगे कि हमारी जो पोएम है उसमें भी गॉड का ही पहचान कराई उन्होंने। तो वो गॉड के और गॉडली चीज़ों में बातें करने लगे। उन्होंने एक आश्रम सेट किया 1926 में, और 1926 स्टार्टेड साइन, और उनकी जो डेथ थी वो 1955 दिसंबर को हो गई। और जिस वक्त उनकी डेथ हुई तो उनके फॉलोअर्स 60,000 पीपल जो थे उन्होंने उनके फ्यूनरल को अटेंड किया और पीसफुली उनको रेस्ट कराया। ये रही अरबिंदो की बात। तो आप इतना समझ गए कि वो कैसे इंटेलेक्चुअलिटी से स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करे हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि उनकी फ़िलासफ़ीज़ क्या हैं। आई होप कि बहुत बड़ा वीडियो नहीं होना चाहिए, बट आई वुड लाइक टू टेल यू फ़िलासफ़ीज़ क्या थी। उनका एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा हाथ था, बहुत रोल था। इंडिविजुअलिटी, यूनिवर्सलिटी एंड ट्रांसेंडेंटलिज्म के ऊपर काम करते थे वो। उनका कहना था वो ह्यूमैनिटी की भी बात करते थे, यूनिवर्सलिटी की बात करते थे, और वेदों में और हिंदू कल्चर में और हिंदू वे ऑफ लाइफ में उनका बड़ा वो था, फेथ था। उनके कुछ मेजर प्रोज कॉम्पोजिशन जो है वो है लाइफ डिवाइन। तो आपको नाम सुन के ही पता चल जाएगा कि स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा बेस्ड था। द लाइफ डिवाइन, द सीक्रेट of the Veda, the essay on the Gita, the human cycle, the idea of human unity, the future poetry, a defense of Indian culture and the synthesis of yoga etc. उनका वर्क था। लेकिन जो हमारा फोकस करना है वर्क का वो ये है यहाँ पर